वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डी गैंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन। छोटा शकील का जीजा आरिफ अरेस्ट। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री की हत्या का आरोप है। छोटा शकील के इशारे पर काम कर रहा था आरिफ। पश्चिमी मुंबई के कुछ हिस्सों में ये काम कर रहा था। आरिफ शेख के साथ में उसका छोटा भाई शब्बीर भी अरेस्ट किया गया है। डी गैंग पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एनआईए ने शुक्रवार को दाऊद गैंग के दो सहयोगियों आरिफ शेख और शब्बीर शेख को मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये डी कंपनी के आरोपी बताए जा रहे हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में हुई है। दोनों डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और टेरर फंडिंग जैसे कामों में शामिल थे। इनमें से आरिफ शेख अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का जीजा बताया जा रहा है। मुंबई के बाहरी इलाके में ठाणे जिले के मीरा रोड निवासी आरिफ शेख अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का जीजा है। छोटा शकील की छोटी बहन फहमीदा की शादी आरिफ शेख से हुई थी। 2020 में फहमीदा कोरोना से संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। छोटा शकील, जिसका असली नाम शकील बाबूमिया शेख है, दाऊद इब्राहिम ग्रो का सीईओ बताया जाता है। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हिरेन पंड्या की हत्या के आरोपी आरिफ शेख को 2006 में दुबई से मुंबई प्रत्यर्पित किया गया था और गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज मामलों के अलावा आरिफ शेख पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से जबरन वसूली और जमीन हथियाने के कई मामले दर्ज हैं। 2016 में मुंबई पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने आरिफ शेख पर जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं आरिफ शेख के साथ साथ गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति उसका छोटा भाई शब्बीर शेख है, जो कि आरिफ के साथ ग्रोह के संचालन, जबरन वसूली और अन्य गतिविधियों को चलाने में मदद करता था। तो बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। एनआईए का शिकंजा लगातार बरकरार है और उसी कार्रवाई के तहत ये गिरफ्तारी। सागर मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। साजन, क्या जानकारी है, क्योंकि एनआईए लगातार शिकंजा कस रही है और डी गैंग पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, 2 गिरफ्तारियां। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि कुछ दिन पहले एनआईए ने जिस तरीके से मुंबई के अलग अलग जगहों पर जांच की, कार्रवाई की और उनकी जगहों पर ये कुल कार्रवाई भी है और ऐसे में ये बड़ी जो है कामयाबी है एनआईए के लिए। क्योंकि देखिए, दाऊद इब्राहिम जो 2 लोग जुड़े थे, क्या करते थे, कहा जा रहा है कि जो है उनका पैसे के मामले को लेकर वो दाऊद इब्राहिम से जुड़े थे। फिलहाल जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो जांच है वो जारी है। और ये जो 2 लोग हैं, आपको बता दूं, उनका नाम जो है वो आरिफ शेख है और दूसरे का जो नाम है वो उनको जो है शकील, छोटा शकील के नाम से भी लोग जाना करते हैं। राजन, अब से पहले भी ये जो इनका इतिहास निकलकर सामने आया है, अब से पहले भी पता चलता है कि ये दोनों आरोपी काफी समय से सक्रिय थे और इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते थे और इसी ग्रुप में सक्रिय थे। बिल्कुल, देखिए, ये रसूखदार और मुंबई में जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको निशाना बनाकर उनसे अवैध वसूली के जो अवैध वसूली है वो किया करते थे। और ऐसे में आपको बता दूं कि इन सब मामलों के अलावा दाऊद इब्राहिम पर भी देश विरोधी अपराध को अंजाम देने का भी आरोप है। और ऐसे में ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं, इन्हें जो है फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये दाऊद इब्राहिम के लिए कौन सा काम करते थे, कहां से पैसे जमा करते थे, फिलहाल जो है उनसे ये पूछताछ की जारी है। राजन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच लगातार जारी है। एनआईए का बड़ा शिकंजा। और मुंबई से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता के माहौल पर बोले, केंद्र सरकार को लेने चाहिए कड़े फैसले, ये संजय राउत का कहना है। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर को लेकर निशाना साधा है, इससे हल नहीं होगा। कश्मीरी पंडितों की समस्याएं इससे बिल्कुल हल नहीं होंगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने या फिर लाउड स्पीकर बंद करने से कश्मीरी पंडितों की समस्याओं का हल नहीं होगा और केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए। आपको बता दें कि संजय राउत की टिप्पणी जब
जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के एक दिन बाद आई है। इस घटना की जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और भाजपा नेताओं ने निंदा की, जिन्होंने लक्षित हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के नासिक में अखिल भारतीय बिजली कर्मचारी मजदूर संघ ने अब 17वें त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया है। यह अधिवेशन 15 मई को नासिक शहर के देवघर अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आर मुरली कृष्ण के अध्यक्षता में संपन्न होगा। देश के 20 राज्यों में सैकड़ों प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। देश में कार्यरत बिजली कर्मचारी और बिजली मजदूरों की समस्याओं पर इस अधिवेशन में विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे अलग अलग फैसलों के चलते मजदूर कानूनों के हो रहे उल्लंघन के संदर्भ में मजदूर संघ अहम फैसले भी ले सकता है। तो नासिक में विभाग के अपराजस्व आयुक्त रामकृष्ण गमे ने एक बैठक करके प्रशासन को 1669 जगहों पर नाम बदलने के आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि बैठक में उत्तर महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में 190, ग्रामीण इलाकों में 1459 जगहों के नाम बदलने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर बीजी शेखर, जिला पंचायत की सीओ लीना बलसोड और पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल समेत प्रशासन के कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जो चिकित्साकर्मी सबको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में सहयोगी साबित होते हैं, उनमें परिचारिकाएं भी शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में कोरोना काल में उन्होंने डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की है। विश्व परिचारिका दिवस पर उनके इस कार्य को सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में विश्व परिचारिका दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नासिक में परिचारिकाओं ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के संदर्भ में मोमबत्ती जलाकर शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आत्मसमर्पण योजना के तहत 12 लाख के 2 नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया। और आपको बता दें कि कई मुठभेड़ में नक्सलियों के खात्मे के कारण गढ़चिरौली पुलिस की तरफ से पुनर्वास के कारण नक्सली बड़ी मात्रा में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें कि आज कोलू उर्फ विकास, विनोद उर्फ सुकांत समेत कई नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने पीएलजीए की कंपनी 10 के 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक का नाम है विकास पदा, जो उनका पीपीसीएल पद पर कार्यरत था, और उसकी बीवी जिसका नाम राजे उसिंडी है। इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। विकास जो है वो नारायणपुर जिले का रहने वाला है, और राजे जो है वो हमारे एटापल्ली तालुका में जमीली बुद्रुक गाँव की रहने वाली है। इन दोनों के ऊपर कई गुने दाखिल हैं। दोनों के ऊपर राज्य शासन ने मिलाकर करीब 12 लाख की बख्शिश जाहिर की है। आत्मसमर्पण करने का कारण जो नक्सल की खूनी विचारधारा है उससे परेशान होकर, और नक्सलीय दलम में जो नीचे लेवल के दलम मेंबर्स और बाकी जो पदाधिकारी हैं उन पर जो अन्याय होता है उससे परेशान होकर इन्होंने शासना की नवजीवन योजना को अपनाने का। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आईपीएस सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आंगड़िया से वसूली मामले में फरार आईपीएस सौरभ त्रिपाठी पर आरोप है कि कथित तौर पर त्रिपाठी के निर्देशों पर काम करते हुए तीनों अधिकारियों ने दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में दक्षिण मुंबई के आंगड़ियों से कथित तौर पर 19 लाख रुपए
की जबरन वसूली की थी और जबरन वसूली के आरोप में अब फरार चल रहे थे और उसी के चलते अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। आईपीएस सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। मुंबई के आंगड़ियों से कथित तौर पर 19 लाख रुपए की जबरन वसूली का आरोप लगा है और उसी के चलते सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ अब सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कई तरह के आरोप हैं। 19 लाख रुपए की जबरन वसूली बताई जा रही है जिसका आरोप लगाया जा रहा है और उसी के चक्कर में फरार चल रहे थे आईपीएस सौरभ त्रिपाठी। आईपीएस पर आरोप है कि कथित तौर पर त्रिपाठी के निर्देशों पर काम करते थे तीनों अधिकारियों ने। दिसंबर 2021 का ये पूरा मामला है। दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में दक्षिण मुंबई के आंगड़ियों से कथित तौर पर 19 लाख रुपए की जबरन वसूली की और उसी वसूली को लेकर अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। 19 लाख रुपए की जबरन वसूली का ये पूरा मामला है सौरभ त्रिपाठी का। हालांकि अब तक फरार भी इस मामले में चल रहे थे और लगातार जांच की जा रही थी और तलाशने की कोशिश भी की जा रही थी और उसी के चलते ये नोटिस जारी किया गया है। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, आईपीएस के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आईपीएस सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अब जो है लुकआउट नोटिस जारी किया है, क्योंकि आपको बता दूं कि उनके ऊपर जो है वसूली के गंभीर आरोप हैं और ऐसे में उनकी तलाश जारी थी और उन्होंने बाकायदा जो है सौरभ त्रिपाठी ने याचिका भी दायर की थी और ऐसे में जो है लुकआउट नोटिस जारी की है, जो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हो रही है मुंबई पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिलहाल लुकआउट नोटिस जारी किया गया है क्योंकि काफी समय से फरार चल रहे थे और उसी के चलते ये नोटिस अब जारी कर दिया गया है। पिंपरी चिंचवड शहर में रहने वाले 50 साल से ऊपर के ट्रांसजेंडर के लिए पालिका प्रशासन की ओर से हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये जानकारी मनपा आयुक्त राजेश पाटिल ने दी है। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर के बारे में किसी पालिका ने सोचा है। ट्रांसजेंडर के बारे में लोगों की सोच अलग है, उसे बदलने के लिए पालिका प्रशासन ने ये एक नई पहल की शुरुआत की है। इन्हें भी आम आदमियों जैसे समाज में जीने का अधिकार है, इसलिए पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासन की ओर से ये बड़ा कदम इनके लिए उठाया गया है। नमस्कार, मैं आपका पुजारी बात कर रही हूँ। फ्लाइंग वुमेन फाउंडेशन जय छायाताई देसले मैडम हैं, उनके तरफ से हमारे को इतना मदद हो गई, उनका धन्यवाद करती हूँ। श्री महानगर पालिका राजेश सर पाटिल, इन्होंने भी यहाँ तक हमारे को रोजगार पेंसिल इसके बदल मदद किए बदल हमारे को उनका धन्यवाद करती हूँ, गौरव करती हूँ और जो किन्नर लोगों को मदद करे उनका भी मैं आभारी मानती हूँ। महाराष्ट्र के जालना में दो गुटों के बीच में पथराव का मामला सामने आया है। पथराव की इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए हवा में कई राउंड गोलियां भी चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल जालना गांव में नवनिर्मित गेट के नामकरण को लेकर पहले तो दो पक्षों में झड़प हुई, फिर बाद में पथराव शुरू हो गया। लोगों ने पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया है। पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी यहां पर की, लेकिन कुछ ही दूरी पर मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस ने 20 से 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि गांव में नवनिर्मित गेट के नामकरण को लेकर विवाद हुआ था, जिससे दो गुटों में झड़प हो गई। अधिकारी ने कहा कि पथराव हुआ, जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी। अधिकारी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने जब हवाई गोलियां चलाई हैं वहां पर, उसमें कुछ युवक घायल भी हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा।
राज्यसभा का कार्यकाल 4 जून को खत्म हो रहा है, जिसके बाद पूरे देश से 57 सीटें खाली हो रही हैं। 10 जून को इन सीटों के लिए चुनाव होगा। वहीं महाराष्ट्र से 6 सीटों के लिए चुनाव होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा के महाराष्ट्र के 6 सीट अभी खाली हो रही हैं। इनमें संजय राउत, सर्वश्री, पीयूष गोयल, पी चिदम्बरम, प्रफुल्ल पटेल, डॉक्टर विकास महात्मे और डॉक्टर विनय। अब इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। इन सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा और उसी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि 31 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं 4 जून बताई जा रही है, जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 6 सीटें हैं जो कि अब खाली होंगी। सभी सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। 4 जून को राज्यपाल, जितने भी राज्यसभा के ये सदस्य हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, चुनाव होगा और महाराष्ट्र की 6 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर चुनाव होगा। 31 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 31 मई वो आखिरी तारीख है जब तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 6 खाली सीटों पर यह चुनाव होगा। 10 जून को चुनाव की तारीख है। 4 जून को इन सभी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ज़ोर शोर से इस समय तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तारीख भी आ चुकी है और नामांकन की तारीख भी आ चुकी है। सभी को तैयार रहना होगा और यही वजह है कि 31 मई तक जो नामांकन दाखिल करने की है वो आखिरी तारीख है। जिसको नामांकन दाखिल करना है वो नामांकन अपना दाखिल कर सकते हैं। 10 जून को चुनाव होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है और यही वक्त है जिसमें तैयारियां हो सकती हैं। 6 खाली सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है महाराष्ट्र में। पिंपरी चिंचवड शहर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के विरोध में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शिवसेना के पूर्व विधायक गौतम ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश पर तंज कस दिया है। पुलिस कर्मचारी अशोक डोंगरे के नाम से एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच की मांग पूर्व विधायक गौतम ने की है और गौतम ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश और वायरल लेटर की जांच हो। साथ ही पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश की ईडी जांच भी मांग कर रही है और वहीं अशोक डोंगरे के नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है। ये आरोप तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से ही हुए। किन के ऊपर हुए? तो कृष्ण प्रकाश के ऊपर हुए। किस माध्यम से हुए? तो उन्होंने जो डॉक्टर अशोक डोंगरे जो है उनके माध्यम से यह आरोप हुए। ये आरोप की जो तथ्य है वो तथ्य माननीय मुख्यमंत्री को बताने के लिए, माननीय गृह मंत्री को बताने के लिए, माननीय पुलिस महासंचालक सेठ साहब को बताने के लिए और इसकी इंक्वायरी हो और जो कोई गुनहगार जिन्होंने लेटर के मुताबिक भ्रष्टाचार किया है वो सब बाहर आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मुंबई में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जीआरपी एक यात्री की जान बचा रहा है। जीआरपी कर्मी का वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन का है, जहां पर देवदूत बनकर जीआरपी कर्मी ने यात्री को बचाया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि यात्री जल्दबाजी के चक्कर में रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और दूसरी तरफ सामने से तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। हालांकि एक अलर्ट जीआरपी के जवान ने सही समय पर उसको देख लिया और पटरियों से खींचकर उसकी जान बचा ली। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यात्री की जान बचाई है, बाल बाल यात्री की जान बची हुई है। देखिए, तेज रफ्तार में ट्रेन आती है और उसी पटरी से ये यात्री गुजरता है, लेकिन जीआरपी कर्मी मौके पर मौजूद था और अलर्ट रहते हुए जीआरपी कर्मी ने इस व्यक्ति को पटरी से तुरंत खींचा और उसकी जान बच गई है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
किस तरीके से इस व्यक्ति की जान जीआरपी कर्मी ने बचाई है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर आप स्टेशन पर जाते हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी नजर बचती है तो दुर्घटना घट सकती है। ये जीआरपी कर्मी एक देवदूत के समान है जिसने यात्री की जान बचाई है। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है क्योंकि मुंबई का वीडियो बताया जा रहा है और रेलवे स्टेशन का वीडियो है। ठाणे में फिल्म धर्मवीर का पोस्टर फाड़ने पर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल ये फिल्म शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दिघे पर आधारित है। आपको बता दें कि फिल्म आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये शिवसेना के नेता पर फिल्म बनी है धर्मवीर फिल्म, जिसको लेकर विवाद भी गर्माता जा रहा है। फिल्म का पोस्टर फाड़ने पर विवाद गहराता जा रहा है। शिवसेना के नेता पर फिल्म बनी है। फिल्म का पोस्टर फाड़ने पर इस व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई है और पिटाई की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवसेना के नेता पर यह फिल्म बनी है और ये धर्मवीर फिल्म का जो पोस्टर लगा है इस व्यक्ति ने फाड़ा, जिसके बाद इसकी जमकर पिटाई की गई। धर्मवीर फिल्म आज से सिनेमाघर में रिलीज हो रही है और पिटाई का वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस व्यक्ति को पीटा जा रहा है। और वहीं नांदेड़ में 2 दिवसीय नरेंद्र देवेंद्र महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके आयोजकों की गारंटी है कि इन दिनों दिवसीय हास्य कवि सम्मेलन के दौरान आयोजित कॉमेडी कोर्ट में आप 100% हंसेंगे। अगर नहीं हंसे तो आयोजक ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है। इस महोत्सव का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति प्रतिष्ठान नांदेड़ की तरफ से 14 और 15 मई को किया जाता है। और उसी के साथ खबर गोवा महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।